Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। दुनिया में भारत की साख का इससे बड़ा सबूत और क्या होता कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा ने भारत के प्रधानमंत्री का नाम लेकर कहा कि वो इस संकट में दखल दें। इगोर ने प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के सबसे शक्तिशाली और इज्जतदार नेताओं में से एक कहा। बाद के समय में यूक्रेन भारत से कुछ मायूस जरूर हुआ, लेकिन अब भी भारत का नाम उन चुनिंदा देशों में शुमार है जो रूस यूक्रेन संकट में मध्यस्थता कर सकते हैं, क्योंकि भारत की तटस्थता और संवाद करने की क्षमता पर किसी को शक नहीं। लेकिन जिस तटस्थता और संवाद की क्षमता का दुनिया में बोलबाला हो रहा है, वो बीते कई दिनों से भारत में ही नजर नहीं आती। एक दिन ऐसा नहीं जाता जब हिंदू मुस्लिम वैमनस्य बढ़ाने वाली घटनाएं नहीं होती और साथ में ये सुनने को नहीं मिलता कि पुलिस प्रशासन देखता ही रहा। एक प्राचीन और सहनशील धर्म परंपरा के नाम पर रोज दूसरे धर्म के भारतीय नागरिकों को हत्या और रेप की धमकियां दी जा रही हैं। क्या कोई शक्तिशाली और इज्जतदार नेता है इस देश में जो इन बदमाशों से सीधा संवाद करे और कानून का राज स्थापित करे, लोगों में भरोसा पैदा करे, या फिर यह देश अब एक हिंसक भीड़ द्वारा कब्जा कर लिया गया है? इन सारे सवालों को दोहराएंगे आज दिन की बड़ी खबर में, लेकिन उससे पहले देखिए ये वीडियो। I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security, but I suspect looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से एक अमेरिकी पत्रकार ने भारत रूस के बीच तेल और गैस के व्यापार को लेकर सवाल किया था। तब उन्होंने बड़े शांत तरीके से जवाब दिया। हम हिंदी में बता देते हैं। हम एक महीने में भी रूस से उतना तेल और गैस नहीं लेते जितना यूरोप एक दोपहर में ले लेता है। 11 अप्रैल की दी लल्लन टॉप शो में हमने आपको बताया था कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2+2 डायलॉग के लिए अमेरिका गए हैं। हमने आपको यह भी बताया था कि राजनाथ सिंह का फोकस रहेगा रक्षा सहयोग पर और डॉक्टर जयशंकर का फोकस रहेगा यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के संदर्भ में भारतीय विदेश नीति के बचाव पर। आज इन दोनों नेताओं ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और जैसा कि अपेक्षित था, डॉक्टर जयशंकर से तेल और रूस के साथ सहयोग पर सवाल पूछ ही लिया गया। डॉक्टर जयशंकर के जवाब के बाद बाउंसर पर सिक्सर टाइप बातें कही जा रही हैं, मीम्स बन रहे हैं, पत्रकार को रगड़ दिया, डुबो दिया, चित कर दिया टाइप दावे चल रहे हैं। लेकिन इस प्रसंग को इस सबसे आगे बढ़कर देखने की जरूरत है। बाइडेन मोदी बातचीत के बाद व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी पहले ही साफ कर चुकी थी कि रूस से ऊर्जा आयात प्रतिबंधित नहीं है और भारत ने अमेरिका के लगाए प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं किया है। अब तक अमेरिका यह स्वीकार करता है कि हर देश अपने हित में निर्णय ले सकता है। बावजूद इसके एक राजनयिक कार्यक्रम के दौरान प्रेस ने खुलकर अपने हिस्से के सवाल पूछे। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। जो जवाब डॉक्टर जयशंकर ने दिया उसे भी हम सीखने की चीज मानते हैं। उन्होंने पत्रकार के सवाल को शांति से सुना, भारत के आधिकारिक स्टैंड को स्थापित किया, फिर आईना दिखाते हुए चुटकी ली तो उसमें भी एक तरफ तथ्य थे और दूसरी तरफ भाषा की गरिमा और संयम। नफासत से अपनी बात रखते डॉक्टर जयशंकर बताते हैं कि बहस से बढ़कर होता है संवाद। चलिए सीखने सिखाने का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए दिन की सुर्खियों की तरफ चलें। पहली सुर्खी है कर्नाटक से। बीते दिनों यहां उडुपी में एक ठेकेदार ने बम्बई सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री के ईश्वरप्पा पर कमीशन के पैसों के लिए परेशान करने का आरोप लगाया था। साथ ही कहा था कि अगर मुझे कुछ होता है तो जिम्मेदारी मंत्री जी की होगी। 12 अप्रैल की सुबह उडुपी के एक होटल में इस ठेकेदार का शव मिला है। ठेकेदार का नाम है संतोष पाटिल। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस का कहना है कि संतोष ने खुदकुशी की है। इंडिया टुडे पर छपी नागार्जुन द्वारकानाथ की रिपोर्ट के मुताबिक अपनी मौत से पहले पाटिल ने अपने दोस्तों को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजकर बताया था कि वो अपनी जान लेना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने ईश्वरप्पा को जिम्मेदार बता दिया था। इस मैसेज में पाटिल ने प्रधानमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई और वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को उनके परिवार का ख्याल रखने को कहा था। पाटिल खुद को दक्षिणपंथी संगठन हिंदू वाहिनी का राष्ट्रीय महासचिव बताते थे। कुछ दिन पहले उन्होंने प्रधानमंत्री को एक खत भी लिखा था। इसमें उन्होंने अपने बिल्स क्लियर करने की अपील की थी। साथ ही में ईश्वरप्पा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।
पाटिल ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक में सरकारी अधिकारी भी 40% तक कमीशन मांग रहे थे और यह कहानी कई और ठेकेदारों के साथ भी घटी थी। मामला सामने आने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि पाटिल की मृत्यु की गहन जांच होगी और इसमें सरकार की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। दूसरी सुर्खी का संबंध है चुनावों से। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 27 सीटों पर चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। कुल 36 सीटें खाली थी, लेकिन 9 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध जीत गए थे। बाकी 27 सीटों पर मत पड़े, इन पर भाजपा ने भारी जीत दर्ज की है। बलिया, बाराबंकी, सीतापुर और बस्ती की सीटें भाजपा ने दोपहर में ही जीत ली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तभी बधाई का ट्वीट भी कर दिया था। 12:30 बजे के आसपास की बात है। बाद में इस लिस्ट में लखनऊ, उन्नाव जैसी सीटों का नाम भी जुड़ गया। कसक अगर रही तो सिर्फ वाराणसी में। यहां भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह से हार गए। अन्नपूर्णा सिंह सजायाफ्ता गैंगस्टर ब्रजेश कुमार सिंह की पत्नी है। चुनाव की बात चली है तो आपको पश्चिम बंगाल का हाल भी बता देते हैं। पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा और बालीगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आसनसोल से भाजपा सांसद थे बाबुल सुप्रियो, इन्होंने इस्तीफा दिया और तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए, इसीलिए यहां पे उपचुनाव करवाना पड़ा। इसके लिए आज मतदान हुआ, जिसके दौरान हिंसा की खबरें हमारे सामने हैं। आसनसोल से भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया कि बूथ पर तैनात भाजपा प्रतिनिधियों को तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने पीटा, कार्यकर्ताओं ने। अग्निमित्रा ने कहा कि ये उनके काफिले पर भी पत्थर बरसाए गए थे। बीते दिनों पश्चिम बंगाल में इन दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती को और बढ़ाया गया था, क्योंकि यहां बहुत बड़ी संख्या में बूथ संवेदनशील मान लिए गए थे। तीसरी सुर्खी का संबंध है, जी हां, आपने ठीक गेस किया, महंगाई से। रोज बात कर रहे हैं, आज फिर बात करनी पड़ रही है। मार्च के लिए खुदरा महंगाई के आंकड़े आज जारी कर दिए गए। भारत सरकार हर महीने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI जारी करती है। इसी के आधार पर महंगाई को मापा जाता है। फरवरी 2022 में महंगाई दर थी 6.07% और मार्च में हो गई 6.95%। मतलब महंगाई बढ़ी है। दर्शक जानते ही हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महंगाई दर को 6% से जरा भी ऊपर नहीं चाहता। बावजूद इसके लगातार तीसरे महीने 6% के ऊपर महंगाई दर रही है। राहत की बात बस ये रही कि औद्योगिक उत्पादन फरवरी 2021 की तुलना में 1.7% बढ़ा है। अब चलते हैं चौथी सुर्खी की तरफ। चौथी सुर्खी का संबंध है पड़ोसी पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बधाई दी थी। आज शरीफ ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ शांतिपूर्ण सहयोग की कामना रखता है। साथ में यह भी जोड़ा कि दोनों देशों के बीच जम्मू कश्मीर समेत दूसरे मुद्दों का निपटारा भी अनिवार्य है। पांचवी सुर्खी न्यूयॉर्क से है। यहाँ के ब्रुकलिन में गोलीबारी की घटना की जानकारी मिली है। शुरुआती खबरों के मुताबिक मास्क पहने एक शख्स ने भीड़ भाड़ के वक्त मेट्रो में स्मोक ग्रेनेड फेंके और फिर गोलियां चला दी। कम से कम 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी का फिलहाल इंतजार है। आखिरी सुर्खी का संबंध है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। बीते दिनों बख्तियारपुर में एक युवक ने उन पर हमला किया था, कोशिश की थी, तब मुख्यमंत्री के अंगरक्षकों ने युवक को दबोच लिया था। आज मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा में उनके मंच के बहुत करीब एक पटाखा दग गया। इस जगह से सीएम सिर्फ 20 फीट की दूरी पर बताए गए। नालंदा पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। लगातार दूसरी बार है जब नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक सामने आई है, बहुत ही कम समय के भीतर। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। 9 अप्रैल के दी ललन टॉप शो में हमने आपको बताया था कि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बदलाव का दौर है। पढ़ने लिखने को बहुत कुछ है। हम भी हर रोज दूसरे देशों से जुड़ी खबर पढ़ लिख रहे हैं, आपको बता रहे हैं। कभी रूस यूक्रेन युद्ध की खबरों को देखते हैं, कभी पाकिस्तान की पॉलिटिकल हलचल को देखते हैं, सुनते हैं, तो कभी श्रीलंका में पसरी आर्थिक बदहाली को समझते हैं। इन दिनों अखबार, सोशल मीडिया, टीवी ऐसी ही खबरों से पटे पड़े हैं। मगर कभी सोचा है आपने कि दुनिया हमारे बारे में क्या पढ़ रही है? एक नमूना आप देखिए। श्रीलंका क्राइसिस को कवर करने गए पत्रकार जैनेंद्र कुमार ने फोटो ट्वीट की है, जो श्रीलंका के अखबार सीलोन टुडे की है। 10 अप्रैल को पहले पन्ने पर कोने में कुछ भारत के बारे में छपा था। जूम करके पढ़ने पर पता चला कि क्या लिखा था। यहां लिखा है, हाउ पोलराइजेशन इज डिवाइडिंग इंडिया सिलिकॉन वैली। अखबार के पेज नंबर 5 पर 8 कॉलम की हाफ पेजर खबर है। विस्तार से बताया गया है कि भारत की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु को किस तरह धार्मिक आधार पर बांटा जा रहा है। आज ही सोशल मीडिया पर एक और वीडियो भी वायरल हो गया, कर्नाटक से ही है। इसमें कट्टरपंथी संगठन श्रीराम सेना के कार्यकर्ता तलवारें लहराते हुए भड़काऊ भाषण देते नजर आ रहे हैं। श्रीराम सेना के नेता राजचंद्र रमन गौड़ा ने खुलेआम मुस्लिम युवकों के खिलाफ हिंसा का आह्वान किया, अंग काटने की बात की, कहा कि तलवारें लेकर बस नाचते मत रहिए, लोगों से कह रहे थे वो।
उनके भाषण में मारकाट का खूब उल्लेख था। 10 तारीख के इस बयान पर एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि नजीर पेश हो जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ऐसा करने वाले दोबारा ऐसा करने से बाज आए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वॉर के दौर में जब दुनिया भारत की तरफ मध्यस्थता की भूमिका में उसको देख रही है, चाह रही है, तटस्थता की नजीर पेश की जा रही है, ठीक उसी टाइम ऐसी खबरों से हिंदुस्तान की क्या छवि बनेगी ये उन्मादी और दंगाई नहीं समझ सकते। समझने और समझाने का बड़ा दायित्व सरकार पर है, उसके नेताओं पर, अलग अलग राज्यों की सरकारें और केंद्र की सरकार। मगर ईमानदारी से सोचिए कि क्या कोई समझाइश की कोशिश होती आपको नजर आती है? कोई जोर जिम्मेदार नेताओं की तरफ से लगाया गया है? ऐसा हुआ है? ऐसा सोच के देखिए। जवाब आपको ना में मिलेगा, क्योंकि दक्षिण के कर्नाटक से शुरू हुआ धार्मिक तनाव नवरात्र के साथ उत्तर से लेकर पूर्व, पश्चिम और हर दिशा में फैल गया है। पहले गुड़ी पाड़वा के दिन जो राजस्थान के करौली में, और फिर रामनवमी के दिन जो गुजरात के हिम्मतनगर और खंबात में हुआ, जो बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ, जो झारखंड के लोहरदगा में हुआ, जो बंगाल के हावड़ा में हुआ और जो लगातार 2 दिन तक मध्य प्रदेश के खरगोन में हुआ, सब कुछ एक तरीके एक पैटर्न पर हुआ। क्या था ये पैटर्न? शोभा यात्रा और जुलूस निकाले गए, उन मोहल्लों से होकर निकाले गए जहां मुस्लिम आबादी बहुतायत संख्या में थी। मस्जिदों के पास धार्मिक नारे लगे, उकसाने वाले गाने बजे डीजे पर, उधर से पत्थर चले, इधर से भी पत्थर बरसाए गए, लोग इधर भी घायल हुए और उधर भी घायल हुए। इसके बाद हिंसा हुई, आगजनी हुई। कमोबेश हर जगह की यही कहानी रही। अब हम आपको एक कोट पढ़ाएंगे जो इन घटनाओं पर सटीक बैठता है। पहले सुन लीजिए, फिर बताते हैं किसका है। यह मारकाट इसलिए नहीं की गई कि फला आदमी दोषी है, वरन इसलिए कि फला आदमी हिंदू है या सिख है या मुसलमान। बस किसी व्यक्ति का सिख या हिंदू होना मुसलमानों द्वारा मारे जाने के लिए काफी था, और इसी तरह किसी व्यक्ति का मुसलमान होना ही उसकी जान लेने के लिए पर्याप्त तर्क था। जब स्थिति ऐसी हो तो हिंदुस्तान का ईश्वर ही मालिक है। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान का भविष्य बहुत अंधकारमय नजर आता है। इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, और अभी पता नहीं कि ये धार्मिक दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे। ये सवाल शहीद आजम भगत सिंह ने जून 1928 में किए थे। कीर्ति अखबार में भगत सिंह लिखते हुए लाहौर दंगों पर राजनीति और पत्रकारिता को कोसते हैं। सवाल पूछते हैं कि धार्मिक दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे। 94 बरस बीत चुके हैं, मगर वो सवाल जस का तस मुंह बाए खड़ा है। तो क्या 94 साल में कुछ नहीं बदला? हम कहेंगे कुछ बातें बदली हैं। पराधीनता की बेड़ियां तोड़ स्वाधीनता हासिल हमने की है। साथ ही हासिल हुई चुनी हुई सरकारें जो संविधान की शपथ लेती हैं। वही शपथ लेकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अगले ही साल यानी कि 2015 में लाल किले की प्राचीर से उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, बहुत पते की। उनको सुनिए। 15 अगस्त का ये सवेरा मामूली सवेरा नहीं है। ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का स्वातंत्र पर्व का सवेरा है। ये सवेरा 125 करोड़ देशवासियों के सपनों का सवेरा है। अगर देश की एकता बिखर जाए तो सपने भी चूर चूर हो जाते हैं, और इसलिए चाहे जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जुनून हो, उसे हमें किसी भी रूप में जगह नहीं देनी है, पनपने नहीं देना है। और जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जुनून हो, उसे हमें विकास के अमृत से मिटाना है, विकास के अमृत धारा पहुंचानी है, और विकास की अमृत धारा से एक नई चेतना प्रगटाने का प्रयास करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 125 करोड़ देशवासियों की एक टीम है जिसे एकजुट होकर काम करना है। इसमें जातिवाद और सांप्रदायिकता की कोई जगह नहीं हो सकती। मगर प्रधानमंत्री मोदी का यह सपना उन्हीं की पार्टी वाले राज्यों में बिखरता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में देशवासियों की ये टीम आपस में लड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के कहे को उन्हीं की पार्टी की सरकार में नकार दिया गया। एमपी के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री पीएम मोदी की बातों पर अमल नहीं कर पाए। रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 325 किलोमीटर दूर खरगोन के अलग अलग इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा हुई।
छोटी मोहन टॉकीज, संजय नगर, मोतीपुरा, भाटवाड़ी, पोस्ट ऑफिस चौराहे के पास जुलूस के दौरान माहौल खराब हुआ। दो समुदाय के उन्मादी आमने सामने आए। शाम 5 बजे से लेकर रात 3 बजे तक खरगोन में तांडव होता रहा। दोनों तरफ से दम भर ईंट और पत्थर चलाए गए। अब धीरे धीरे सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं। चेहरों की पहचान आसानी से होने लगी है। पुलिस ने बीच में लाठीचार्ज भी किया, दौड़ा दौड़ा कर दंगाइयों को पीटा भी, मगर हालात रात के 3 बजे तक काबू में नहीं आए। दंगाइयों ने कई गाड़ियों को जलाया भी, दुकानों को फूंक दिया गया, गलियों को पत्थरों से पाट दिया गया। लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाए। 50 से ज्यादा दंगाइयों को चोट लगी है। आम नागरिक भी घायल हैं। पुलिस के 8 जवान घायल हैं। कप्तान नीरज चौरसिया के पैर में गोली लगना जैसी खबर आई है। प्रशासन की तरफ से यह कहा गया है। अब जब थोड़ी शांति हुई है तो हिंसा के निशान उस बलवे की गवाही दे रहे हैं। ये रंजना भावसार हैं। घर के आसपास पट्टे पत्थर और इनके चेहरे के हाव भाव सारी कहानी बयान कर रहे हैं। रविवार को रात 8 बजे का वक्त था। भावसार मोहल्ले में अचानक पथराव होने लगा। लोगों ने दरवाजे खिड़की बंद कर लिए। दंगाइयों की भीड़ एक एक कर घर में घुसने की कोशिश करने लगी। कुछ घरों में घुसी भी। जिसके बरामदे में गाड़ी दिख गई उसे जला दिया गया। रंजना बताती हैं कि उनके बेटे को ललकारा जा रहा था। पुलिस को कई बार फोन लगाया तो किसी ने उठाया नहीं। 3 घंटे तक सांस अटकी रही पूरे परिवार की। अब कहती हैं कि शुक्र है किसी तरह जान बची। पीड़ित रंजना की आप बीती सुनिए। फंक्शन में जा रहे थे, हमारा भंडारा था, बस हम निकाल के रखी थी सर। और नाम लेके जब मारने की धमकियां दे रहे थे। ये पत्थर फेंके गए घर के अंदर। तो ऐसे बोल रहे थे, देखो ना पत्थर निकलो बाहर, बोले जलाओ। और नाम लेके बाहर। एक दिन हिंसा काबू में आने के बाद ऐसा लगा कि दोबारा ये नहीं होगा। बावजूद इसके लगातार दूसरे दिन हिंसा की खबर आई। इस बार खंडवा रोड और रहीमपुरा में पथराव हुआ। 11 अप्रैल को इमरान की दुकान में आग लगा दी गई। इमरान पेंटर का काम करते हैं। 3 बसें और 2 कारें पेंट होने के लिए उनकी दुकान में थी। दंगाइयों ने उनको भी आग के हवाले किया। रात के 11 बजे सीसीटीवी से पता चला कि आग लगी है। आनन फानन में पुलिस और फायर ब्रिगेड वहां पहुंची। आग पर काबू पाया गया, मगर दंगाई नहीं पकड़े गए। पीड़ित इमरान को भी सुन लिया जाए। सर, हम हमारे घर पर थे तो पड़ोस वाले ने सीसीटीवी के मोबाइल में चेक करा तो सीसीटीवी कैमरे उसकी दुकान पर लगे हुए थे। तो उसने देखा कि कुछ आग की लपटें निकल रही है गाड़ियों में से। तो उसने हमारे को फ़ोन लगाया और हमने फायर ब्रिगेडर को फ़ोन लगाया। फायर ब्रिगेडर सर तत्काल आ गई और आग पर उन्होंने काबू पा लिया। नहीं तो अगर आग पर नहीं काबू पाते तो सर बहुत बड़ा हादसा होता। कितनी बसें जली हैं? 3 बसें जल गई है सर, और मेरी पूरी टोटल दुकान पूरी टोटल लॉस हो गई है। नुकसान इमरान का भी हुआ, नुकसान रंजना का भी हुआ। दंगे के आरोपी इस तरफ के भी हैं और उस तरफ के भी। अब तक 94 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मगर क्या सरकार ने दोनों तरफ के आरोपियों पर कार्रवाई की? कार्रवाई के नाम पर बुलडोजर आता है। तालाब चौक की मस्जिद के पास वाले घरों को ढहा दिया जाता है बिना किसी नोटिस, बिना किसी पूर्व सूचना के। छोटी मोहन टॉकीज के पास 4 दुकानें गिरा दी गईं। इलाके खसखसवाड़ी और गणेश मंदिर के पास एक एक मकान गिराया गया। आज दोपहर में शिव शक्ति गार्डन के पास एक बेकरी तोड़ी गई। जितने भी मकान गिराए गए हैं वो सिर्फ एक समुदाय के लोगों के थे। 6 दुकानें मस्जिद कमेटी की थी, बाकी व्यक्तिगत। प्रशासन की तरफ से तर्क दिया गया कि ये अवैध निर्माण थे, एनक्रोचमेंट हटाने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। हमें दंगाइयों से रत्ती भर संवेदना नहीं है। हम चाहते हैं कि जो दंगाई है उस पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि 7 पुश्तों को याद रहे कि क्या गलती की है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि तय कानून प्रक्रिया का पालन हो। कानून का काम न्याय करना है, ना कि बदला लेना। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हिंसा की बात कहा कि जिन घरों से पत्थर आया उसे पत्थर बना देंगे। हमारे सवाल स्थानीय प्रशासन और सरकार दोनों से हैं। एक दिन में आखिर ये कैसे पता चला कि पत्थरबाज कौन कौन था? उस पत्थरबाज का घर कहां था ये कैसे मालूम किया गया? अगर कोई घर अवैध था तो क्या खाली करने के पहले नोटिस दिया गया? अगर कोई आरोपी है तो क्या उसके पूरे परिवार को ये कलेक्टिव पनिशमेंट दी जा सकती है? और सबसे अहम सवाल, दोनों तरफ के दंगाइयों के घर क्यों नहीं गिराए गए? अगर दंगाइयों के घर सिर्फ इसलिए गिराए गए क्योंकि वो पत्थर चला रहे थे, एक तरफा कार्रवाई का आरोप क्यों लग रहा है? एक बार मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र का इस बात पर जवाब सुन लीजिए आप। बहुत साफ कहा था, जहां से पत्थर आएंगे वहीं के तो पत्थर निकाले जाएंगे। इसमें हमको कोई ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि हम बिना कहे कर रहे हैं। अतिक्रमण जहां है वहां कार्रवाई हो रही है। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि क्या दंगा सिर्फ एक तरफ के लोग करते हैं कि दंगे में दोनों तरफ के लोग हिस्सा लेते हैं? पर प्रारंभ कौन करता है, बचाव में कौन करता है, 2 अलग अलग बातें हैं। पत्थर कहां से आए, शुरुआत कहां से हुई, ये है ना मूल बात। तो सर, अब जहां से शुरुआत हुई सिर्फ उन्हीं पे कार्रवाई होगी, जो रिएक्ट किए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी?
ये क्यों होगी उन पे? अपना बचाव भी नहीं करे आदमी, और आप पहले से तैयारी करे बैठे हो, पत्थरों का ढेर लगाए हो, गिट्टियों के ढेर लगाए हो, असला लिए हो, बंदूक लिए हो, रिवाल्वर लिए हो, एसपी को गोली लग रही है, पुलिस वालों को चोटें लग रही हैं, टीआई घायल है, कांस्टेबल घायल है, ये क्या है? मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर कोई पत्थर मारेगा तो बचाव में पत्थर तो चलेंगे। ये एक सूबे के गृह मंत्री का बयान है। बयान ऐसा जैसे क्राइम को स्टेट जस्टिफाई कर रहा हो। बेहतर होता कि सूबे के गृह मंत्री होने के नाते मंत्री जी का जवाब होता कि अगर किसी ने पत्थर चलाया है तो कार्रवाई के लिए पुलिस है, आवेदन दीजिए, शिकायत कीजिए, एफआईआर कीजिए। मगर यहां तो आंख के बदले आंख का फॉर्मूला सुझाया जा रहा है मंत्री जी की तरफ से। गृह मंत्री के पास सुरक्षा की आंतरिक जिम्मेदारी होती है सूबे की। क्या गृह मंत्री ये बता सकते हैं कि सुरक्षा के लिए उनकी पुलिस ने क्या क्या तैयारी की थी? राजस्थान के करौली में यह हो चुका था। वैसी घटना के बाद क्या इंटेल रिपोर्ट थी? संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी करनी होती है, क्या यह हुआ था? नरोत्तम मिश्रा की पुलिस क्या यह सब कर पाई थी? लगातार दूसरे दिन हिंसा क्यों नहीं रुक पाई? जिले के कप्तान को क्या निर्देश दिए गए थे सरकार की तरफ से? इन सब का जिम्मेदार कौन है? किस अधिकारी पर अब तक कार्रवाई हुई है? इन सारे सवालों का जवाब देने के बजाय किसी राज्य का गृह मंत्री यह जवाब दे कि पत्थर आएगा तो पत्थर चलेगा, ये कहां से जायज है? बुलडोजर क्या जज है? गृह मंत्री क्या जज हैं या पुलिस जज हैं? हम फिर कहते हैं कि दंगाइयों पर कानून की धाराओं के तहत कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, नजीर पेश की जानी चाहिए, मगर बिना किसी पर आरोप साबित किए उसके घर को गिरा देना, पूरे परिवार को सड़क पर ला देना, यह कहां का न्याय है? अंतिम फैसला करना अदालत का काम है, उसी का होना भी चाहिए। अगर न्यायपालिका का काम यूं बुलडोजर तले रौंदा जाएगा तो कहां का कानून और कैसा संविधान बचेगा? बीजेपी के ही एक और बड़े नेता की बात सुनिए, थोड़ा फर्क समझ पाएंगे। देखिए, क्राइम क्राइम है, क्रिमिनल क्रिमिनल है, और क्राइम पर किसी तरह की नरमी नहीं हो सकती और क्रिमिनल पर किसी तरह का सांप्रदायिक सुरक्षा और संरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए जो लोग ये बात कह रहे हैं उनको समझ लेना चाहिए कि क्राइम पर नरमी नहीं होनी चाहिए और क्रिमिनल को सांप्रदायिक संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये क्रिमिनल किसी एक जाति, एक धर्म और एक क्षेत्र के दुश्मन नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे संपूर्ण समाज की दुश्मन है, उसकी सुरक्षा के दुश्मन है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कि अपराधियों को किसी भी तरह का सांप्रदायिक संरक्षण नहीं मिल सकता। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, मगर नरोत्तम मिश्रा की बातों से लगता है कि मानो इस तरफ और उस तरफ के क्रिमिनल में थोड़ा भेद है। एक समुदाय को अदालत में साबित होने से पहले ही दोषी मानकर वो बैठे हुए हैं और जैसी कार्रवाई करवा रहे हैं, शायद इसीलिए विपक्ष के निशाने पर भी है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, भाई आपने परमिशन दिया था ना, सरकार ने परमिशन दिया, और ये स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हुआ, इस स्टेट की सरासर नाकामी है। आप कैसा बोलते हैं, सरकार कैसा बोलती है कि पथराव हुआ? क्या सबूत है आपके पास, बताइए। और पथराव होता है तो फिर टारगेटेड आप मुस्लिम समुदाय के घरों को नुकसान पहुंचाते हैं, मस्जिदों के ऊपर झंडे लगा देते हैं, ये तो सरकार की। और फिर मध्य प्रदेश में तो कौन से कानून तहत आपने घरों को डेमोलिशन किया, उस कानून का हवाला दीजिए हमको। पूरी कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट देते हैं। अगर सरकार मध्य प्रदेश कहती है कि वो इलीगल थे तो फिर इलीगल आपको पहले नजर नहीं आया, आपने नोटिस क्यों नहीं दिया उन लोगों को? और फिर 75 साल की मुस्लिम महिलाओं को पुलिस मारती है, हाथ पैर तोड़ती है, उसके वीडियो सबके सामने है। आप परमिशन आप दे रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी है कि आप वायलेंस को ना होने दें। आप खुद ये सरकारें खुद इजाजत देती हैं वायलेंस की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक अगर हमारी सरकार होती तो ये नरोत्तम मिश्रा जी का पता भी नहीं चलता है कि ये कहाँ होते। चश्मा, उनको सत्ता का चश्मा और सत्ता का गुरूर इतना चढ़ा हुआ है। वो हम लोग भी आए दिन, चाहे विधानसभा में अगर उनका वक्तव्य होता है तो हम देखते हैं, सुनते हैं, मीडिया पे हम उनका वक्तव्य देखते हैं और सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि सत्ता के नशे में खूब चूर होकर वो बयान देते हैं, लेकिन ये आने वाला वक्त तो उनका नशा भी समाप्त और खत्म कर देगा। राजनीतिक आक्षेप से इतर बात कानून की जाए। बुलडोजर मॉडल की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई। बाबा का बुलडोजर प्रसिद्ध हुआ तो मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर चलने लगा। पोस्टर लगे, बुलडोजर से कथित न्याय होने लगा। मगर सवाल यह है कि क्या बुलडोजर न्याय संगत तरीके से चल रहा है? सुनिए मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी अरुण गुरटू से। भाई देखिए, मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी अपराधी का घर गिरा दिया जाए, क्योंकि अपराध करने वाले को सजा दी जाए ये तो समझ में आता है, पर उसके परिवार को, उसके बच्चों को, उसके बूढ़े माँ बाप जो भी कोई वहाँ और हैं, उन्हें भी सजा दी जाए, ये समझ में नहीं आता, जहाँ तक मेरी जानकारी है। पूर्व डीजीपी मानते हैं कि ये सब कानून संगत नहीं है, ना किसी कानून में इस तरह की कार्रवाइयां इंगित भी हैं।
कार्रवाई कानून संगत होनी चाहिए। बतौर संवैधानिक राष्ट्र हमसे यही उम्मीद भी की जाती है, ताकि फिर कहीं दूसरे मुल्क के अखबार में हमारे देश पर कुछ ऐसा लिखा और बोला न जाए। एक आखिरी बात और, नेताओं को लिखने और बोलने से पहले 4 या 40 बार सोचना चाहिए, क्योंकि उनके लिखे का असर बहुत दूर तक होता है, बहुत लोग फॉलो करते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह खरगोन की बताते हुए एक फोटो ट्वीट करते हैं। फोटो रामनवमी के दिन की थी, मगर खरगोन की न होकर बिहार के मुजफ्फरपुर की थी। दिग्विजय ने सरकार पर सवाल उठाने के लिए ऐसा किया, मगर सवालों की सुई उन्हीं की तरफ घूम गई। आखिर में ट्वीट उन्हें डिलीट भी करना पड़ा। सुनिए इस पर मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। आज सवेरे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया धार्मिक स्थल पर झंडा फहराने का, वो फोटो मध्य प्रदेश का नहीं है। श्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र रचा है। प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश की है, और मेरे प्रदेश में दंगा फैलाने की कोई साजिश करेगा तो वो कोई भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जैसा मुख्यमंत्री ने कहा, शाम होते होते दिख भी गया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ऊपर शाम होते होते भोपाल में मुकदमा कायम कर लिया गया। धार्मिक वैमनस्य फैलाने के आरोप में धारा 153A, 295A, 465 और 505(2) के तहत FIR दर्ज कर ली गई। खरगोन में अति हुई, इसलिए उसकी चर्चा ज्यादा है, लेकिन रामनवमी के दिन देश के अलग अलग हिस्सों में जो हुआ उसमें आपको छोटे छोटे खरगोन नजर आएंगे। कहीं मस्जिद के सामने नाचने की जिद है, कहीं मस्जिद पर झंडा फहराने की जिद है। ऐसा नहीं कि ताली एक ही हाथ से बज जा रही है, यह भी जिद है कि जुलूस आ गया तो बिना पिटे या पत्थर खाए लौटेगा नहीं। ऐसा लगता है कि देश कोई चला नहीं रहा, वो चल रहा है अपने आप, एक भीड़ के भरोसे। वही भीड़ जिस पर आरोप है कि उसने दिल्ली के ठीक बगल में स्थित ग्रेटर नोएडा में एक पत्रकार को सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि उसने देर रात जगराते के दौरान बज रहे लाउडस्पीकर की शिकायत कर दी थी। ये सब हम देखते हैं तो हमें कवि श्रीकांत वर्मा की पंक्तियां याद आती हैं। सुनिए। कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग न हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। मगध है तो शांति है। कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल न पड़ जाए। मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए। मगध में न रही तो कहाँ रहेगी, क्या कहेंगे लोग। लोगों का क्या, लोग तो ये भी कहते हैं कि मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं। कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज न बन जाए। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। वैसे तो मगध निवासियों कितना भी कतराओ, तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा ये प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है, मनुष्य क्यों मरता है। आज का दी ललन टॉप शो देखने के बाद सोचिएगा कि कहीं भारत मगध तो नहीं होता जा रहा। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब बताते हैं कू की राय। कू पर आज हमने जनता से पूछा था कि क्या सिर्फ शक के आधार पर बुलडोजर चलाना सही है। जवाब भी सुन लीजिए। नहीं में जवाब दिया है 66% लोगों ने और हाँ में जवाब दिया है 34% लोगों ने। अगर आप भी कूपर हमारे पोस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कूपर दी ललन टॉप को फॉलो कर सकते हैं। हम कूपर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय भी मांगते रहेंगे। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स या #LTShow के साथ आप कू करके भी बता सकते हैं। हम उससे भी दी ललन टॉप शो में शामिल करेंगे। जाते जाते एक जरूरी बात, ऑर्डिनरी पर हम जल्द ही आपके लिए एक नया शो परवरिश लेकर आने वाले हैं। जैसा कि शो के नाम से जाहिर है, ये शो पेरेंटिंग टिप्स देने वाला है। तो अगर आप यंग मम्मी पापा हैं या बनने वाले हैं तो ये शो आपके बेहद काम आने वाला है। देखने के लिए ऑर्डिनरी पर बने रहें। अरे जाओ जाओ, मैच तो हमें ही जीतना था। अपना बॉलर वो वाली गेंद ना फेंकता तो जीत जाते हम। वाह, उसके कैच ने तो मैच ही बना दिया। यार ये ओपनर्स अगर थोड़ा और तेजी से खेलते ना, बात बन जाती। एक फिनिशर की कमी पड़ गई, वरना मैच जीत जाते। मैच तो हमें जीतना ही था। आप भी हैं ललन टॉप क्रिकेट एक्सपर्ट। घर बैठे जुड़िए हमारे IPL लाइव शो बमचक में हर रोज मैच के बाद।